नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त क्लास 9-10th हो या क्लास 11-12th हो, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, तो दोस्त आपको स्टेट निकालना पड़ेगा। उस स्टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं, सारे पुराने साल के क्वेश्चन मैं लेकर सीरीज़ चला रहा हूँ। सेट नंबर 7 है आज, इससे पहले ऑलरेडी 6 सेट आ चुके हैं। विश्वास करें, जिस स्टूडेंट ने भी देखा, वो कहीं न कहीं आज अपने आप में अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि यह स्कोरिंग मार्क्स यहाँ से आते हैं। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता यदि मैं स्ट्रॉन्ग करा देता हूँ प्रीवियस ईयर से आपका, तो आप विश्वास मानें आपके मार्क्स ऐसे ही 50 मार्क्स आपके झोली में होंगे। और सोच के देखिए कि कितना आसान हो जाएँगे यदि 50 मार्क्स यहीं से आप ले आएँगे, क्योंकि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं न कहीं टफ पूछे जाते हैं, उसमें अच्छा नंबर स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। 2024 में देना चाहें आप या 2025 में देना चाहें, दोनों साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप देख सकते हैं इस बुक पे भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इस बात का। तो 11th-12th 9th-10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेट के लिए, सेकंड पेपर के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ दोस्त, और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मेरे यहाँ से 100 प्लस स्टूडेंट आज गवर्नमेंट जॉब में हैं। 2009 से मैं क्लास ले रहा हूँ। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको विश्वास हो जानी चाहिए कि हाँ, आप मेरे से पढ़ के कहीं न कहीं जॉब तक पहुँच सकते हैं। वो पढ़ाई मैं ला सकता हूँ आपके सामने जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहले बता दूँ शुरुआत करने से पहले कि ये देखें ज़रा कि कब आए हुए हैं, तो आप जब देखेंगे तो 9/9/2023, जी हाँ, 9/9/2023 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न आपके सामने है। 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, 12:30 तक चला था, यानी कि 2.5 घंटा का ये सेशन था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पात्रता परीक्षा, बिहार स्टेट अनिवार्य प्रश्न पत्र, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएँ। शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन शुरू में दिए हुए रहते हैं, आपको पता होगा शिक्षण कला से, उसके जस्ट आफ्टर दिए रहते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग सारे चीज़ से 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन करके मिला के रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शिक्षण के स्तंभ है, शिक्षण के स्तंभ है, तो इसका अनुदेश, पाठ्यक्रम, आंकलन सभी हो जाएँगे। डी आंसर हो जाएँगे इसके, डी। रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 स्तंभ हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इस प्रकार शिक्षण स्तंभ का अर्थ शिक्षण के आधारभूत मूल घटना, तत्व या पाठ्यक्रम, अनुदेश्य एवं आंकलन तीनों शामिल हो सकते हैं इसमें। टीचर, छात्र और पाठ्यपुस्तक, ये 3 मिलकर ही तो शिक्षण बनते हैं। शिक्षण का परिणाम क्या है? शिक्षण का परिणाम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। जी हाँ, आत्मसम्मान नहीं, आत्मविश्वास नहीं, आत्ममूल्य नहीं। देखिए, आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा सटीक आंसर क्या जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन है। शिक्षण से व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होता है, इसीलिए विकल्प ए आंसर ज़्यादा बढ़िया होगा। देखिए, बार-बार आप देख रहे होंगे 5E मॉडल ज़रूर पूछा जाता है, तो बताइए 5E मॉडल आधारित है, तो आंसर दीजिएगा पहला ही शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर, व्यवहारवाद सिद्धांत नहीं, अन्योना क्रिया सिद्धांत नहीं, संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं, हमेशा याद रखिएगा रचनात्मक। 5E मॉडल रचनात्मक है। जैसे इसको समझिए डिटेल में ज़रा, कह रहा है कि 5E मॉडल शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। 5E मॉडल छात्रों को एक गौर से सुनिए, छात्रों को एक समस्या या प्रश्न का सामना करने के बाद अपने स्वयं के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। रचनावाद सिद्धांत कहता है कि लोग अपने अनुभवों से ज्ञान और अर्थ बनाते हैं। क्या करते हैं? रचनावाद सिद्धांत क्या कहता है? लोग अपने अनुभवों से ज्ञान और अर्थ बनाता है। इसलिए 5E मॉडल जो है रचना पर आधारित है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व क्या है? विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य 2 चीज़ का पूछ रहा है, क्या महत्व हो सकता है? तो आंसर पहला हो जाएगा विषय वस्तु की पहचान के लिए लक्ष्य होना चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए। इसको अच्छे से पढ़ते हैं ज़रा, और डिटेल में कह रहा है कि विषय वस्तु की पहचान विद्यालय में विषय वस्तु का चयन और व्यवस्था लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर होता है। बात समझ में आया? विषय वस्तु को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो विद्यार्थी को उसके रुचि, शैक्षणिक स्तर, अधिगम शैली एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सके। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, खुद देखिए आप। ये सारे क्वेश्चन जो आसान है ना, ये नंबर आपके स्कोर कराएँगे, ध्यान रखिएगा। ये नंबर आपको स्कोर कराएँगे, इसको मत छोड़िएगा, इसको पकड़ के रखिएगा। ब्लूम की व्यवस्था, पता ही है ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने सुना होगा। ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है। कैसा है? वर्गीकरण व्यवस्था है, ठीक है? जिसमें करा है, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्यों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसलिए ब्लूम की व्यवस्था एक वर्गीकरण व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा क्या-क्या? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बढ़िया से समझने का प्रयत्न कीजिए, इसका नंबर स्कोरिंग क्वेश्चन है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ।
करके सीखने के प्रतिपादक थे। गौर से सुनिए, ये वाला पहले भी आया है ना, आंसर डीबी मारिएगा, जॉन डीबी, पूरा फुल फॉर्म नाम है इनका। करके सीखने का प्रतिपादक डीबी थे। शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को जीवन के एक अभिन्न अंग बताया जो व्यक्ति के विकास और समाज के सुधार की सहायक होता है। तो याद रखिए, करके सीखने का प्रतिपादक जॉन डीवी थे। इसका नंबर ऑलरेडी सीटेट में आप पढ़े हैं, तो नंबर स्कोर करना है, इस सब चीज को पकड़ के एकदम। निगमन विधि की खामी है, मतलब गड़बड़ी क्या है? निगमन विधि का। एक आगमन विधि होता है, एक निगमन विधि। आगमन ज्यादा अच्छा होता है, निगमन विधि का खामी बताना है। तो आंसर हो जाएगा सारा चीज, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति होती है, रटने को बढ़ावा दिया जाता है, तार्किक क्षमता सुधारने में अनुप्रयोग अनुपयुक्त, मतलब तार्किक क्षमता नहीं सुधार पाता, रटने पर बढ़ावा मिलता है, भूलने की प्रवृत्ति, तीनों होता है, ये सारा इसमें प्रॉब्लम है। आइए इसे और डिटेल से पढ़ते हैं। कह रहा है निगमन विधि की खामियां निम्न है। यह तार्किक क्षमता को सुधारने में अनुपयुक्त है, मतलब इसमें प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यह केवल पहले ज्ञात तथ्यों पर आधारित है। रटने को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह छात्रों को केवल तथ्यों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें समझने के लिए नहीं। अब देखिए, समझने के लिए प्रोत्साहित कर ही नहीं रहा है, इसलिए आगमन बढ़िया हो जाता है। भूलने की प्रवृत्ति पैदा होती है, यह छात्रों के याद करने के लिए प्रोत्साहित करती है, समझने के लिए नहीं। भूलेगा ही भूलेगा, रटा हुआ चीज कितना दिन याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये सब नंबर स्कोर होना चाहिए, ताकि एक भी क्वेश्चन टफ नहीं आया, यानी कि साथ के साथ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। सेम यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। कहा ये बात किसने कहा? तो डगलस ने कहा कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, ये डगलस कहे थे। कैसे से इसको समझिए। कहा जाता है कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है। डेविड एच हार्लैंड ने कहा कि कार्यभार विधि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यभार विधि छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें सक्रिय भागीदार भी बनाता है, इसलिए कार्य बच्चों को देना चाहिए। कार्य करने से बच्चे एक्टिव होते हैं। पाठ्य योजना प्रक्रिया है, पाठ्य योजना प्रक्रिया है, तो आंसर क्या कीजिएगा? पाठ्य योजना में अध्ययन योजना भी आता है, विषय क्रिया नियोजन भी आता है, शिक्षण कार्य नीति नियोजन भी आते हैं। मतलब पाठ्य योजना एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट पाठ के लिए अध्याय, विषय क्रिया और शिक्षण कार्य नीति सभी को योजनाबद्ध करता है। पाठ्य योजना का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभाव को बनाना होता है। आगे कहा जा रहा है कि पाठ्य योजना का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावी बनाना है। इसमें शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं, पाठ्य सामग्री और शिक्षण अधिगम विधियों को विचार करता है। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन नंबर उठाने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टफ आएगा, मैं खुद बताऊंगा। हार्वर्ड अभिगम में क्या चरण है? हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है। अच्छा, संबंध इसको बोलते हैं। कह रहा है कि वर्गीकरण हार्वर्ड अधिगम एक चरण है, ठीक है। वर्गीकरण हार्वर्ड अधिगम एक चरण है। हार्वर्ड अधिगम एक अधिगम सिद्धांत है जो छात्रों को एक नई जानकारी को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत 4 चरण में आधारित होता है: विभेदन, वर्गीकरण, संबंध और दिशा निर्देश। अतः हा, हार्वर्ड अधिगम में एक चरण वर्गीकरण है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड रुकिए। था हार्वर्ड अधिगम में एक चरण, हार्वर्ड अभी ये अभिगम नहीं होगा, अधिगम होगा। हार्वर्ड अधिगम में एक चरण है। वर्गीकरण आंसर होगा, बी आंसर होगा, ये सी गलत दिया हुआ है, ठीक है। संबंध नहीं, वही तो मैं सोच रहा था। आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। कुछ क्वेश्चन रहते हैं, देखो नीचे लिखा गया, वही तो मैं सोचू, या नीचे लिखा गया देखिए कि बी सही है सी गलत है, वही तो मैं सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूक्ष्म शिक्षण, ये शिक्षण गलती लिखा गया है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है शिक्षण कौशल पे, ये एकदम सही है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल पे आधारित, जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके उन्हें विशिष्ट ढंग से प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य शिक्षण को गुणवत्तापूर्ण प्रभावशाली बनाना होता है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में ऑलरेडी या तो आप बीएड करे होंगे या डीएलएड करे होंगे, दोनों में बताया जाता है अच्छे से सूक्ष्म शिक्षण। इसमें बारीकियों पर टीचर को ध्यान देना रहता है, छोटी छोटी चीजों पर। अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? अनुदेशन से तो ज्ञानात्मक। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से शिक्षक छात्रों को ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अनुदेश के उद्देश्य छात्रों की शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में तथ्यों, अवधारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की समझ सम्मिलित होती है। यानी ज्ञानात्मक विकास हो जाता है अनुदेशन से। अनुदेशन का मतलब है आप किसी चीज के बारे में बताना।
करा पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया। ये दोनों हो जाएगा, छात्रों के प्रोत्साहन हेतु और अधिगम रुचिकर हेतु, इन दोनों के लिए क्या है, पुनर्बलन कौशल किया जाता है। पुनर्बलन क्या होता है कि उसको थोड़ा प्रोत्साहित करना, थोड़ा छोटा-मोटा कभी गिफ्ट देना या कोई उसने अच्छा काम किया तो उसका सबके सामने बड़ाई कर देना कि इसने बहुत अच्छा काम किया। कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए, एकदम आसान क्वेश्चन आ गया। ये प्राकृतिक तत्व आधारित होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें जीवित और निर्जीव घटक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। कक्षा की पारिस्थितिकी तंत्र भी प्राकृतिक प्रणाली होनी चाहिए जिसमें छात्र, शिक्षक और कक्षा के माहौल के बीच में संतुलन बनना चाहिए। जिससे क्या होता है, बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। ये सब क्वेश्चन एकदम नंबर दिलाने वाला है। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। कितना आसान क्वेश्चन है, आंसर होगा छात्रों की। कह रहा है कक्षा में भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है किसका, छात्रों की। कक्षा का भौतिक वातावरण तात्पर्य है कि कक्षा में कैसी व्यवस्था किया जाता है, जिसमें पहुंच, दृश्यता और विचलिता आदि को शामिल किया जाता है। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में छात्रों की अहम भूमिका होती है। और भी कुछ है इसके बारे में समझिए। कह रहा है कि भौतिक वातावरण छात्र उपलब्ध और छात्र व्यवहार दोनों से संबंधित हो सकता है। एक सकारात्मक कक्षा वातावरण सुरक्षित, सम्मानजनक, स्वागत करने वाला, छात्र अधिगम में सहायक होते हैं। यानी एक दूसरे को बहुत वैल्यू दिया जाता है इसमें। आगे कह रहा है पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है, सारे है। छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराना पाठ्य पुस्तक का काम है। बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करना, पढ़ने, लिखने और बोलने में कौशल में सुधार हेतु भी पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण है भूमिका। एकदम ईज़ी क्वेश्चन है, नंबर इसमें ना उठे तो बहुत मुश्किल है। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है, पुस्तकालय, तो आंसर हो जाएगा शैक्षणिक विकास में, व्यक्तिगत विकास में नहीं, शैक्षणिक विकास में आंसर होगा। करा पुस्तकालय, पुस्तकालय वह स्रोत है जिसमें निस्तीर्त होकर ज्ञान रूपी जल सांस्कृतिक क्षेत्र को अभी संचरण करता है। यह एक केंद्र होता है जहाँ प्राचीन एवं नवीन संस्कृतियों को मिलान होता है। पुस्तकालय में हर तरह के पुस्तक होते हैं, जहाँ छात्र जाते हैं और अपने शिक्षण के समृद्धि को विकास करते हैं पढ़कर। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा गुण शिक्षक का नहीं है? शिक्षक का गुण नहीं है। धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता, अंधविश्वास ये नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास बहुत गलत चीज़ है। हमेशा अंधविश्वास हर चीज़ पर थोड़े ना करना है। देखिए यहाँ पे क्या-क्या है, पढ़ लीजिए जल्दी-जल्दी। ये सब गुण याद रखिएगा, ये सब ऑप्शन में मिलेगा। धैर्यवान रहना, विनम्र रहना, सहनशीलता, विवेकवान, चरित्रवान, सहज, सरल एवं शालीन। ये सब टीचर का गुण है, आप में होना चाहिए क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छा शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? पहला ही आंसर हो जाएगा, ये वाला। शिक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, अपने संगठन के प्रति वफ़ादार नहीं। संगठन का मतलब समझ रहे हैं? प्राइवेट-वाइवेट, सरकारी स्कूल, ये सब चीज़ के प्रति नहीं, अपने शिक्षण के प्रति एकदम प्रतिबद्ध होना चाहिए। अब यहाँ गुण पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है शिक्षक के गुण, प्रभावशाली, कुशल वक्ता होना चाहिए, अच्छे बोल सके। शिक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, प्रेरित करने में क्षमता होना चाहिए, अच्छा सलाहकार होना चाहिए, छात्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति होना चाहिए, निर्देशन एवं नेतृत्व का ज्ञान होना चाहिए, विषय का महत्वपूर्ण संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए विषय के ऊपर, शिक्षण विधि का प्रयोग कर सके जो, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग कर सके, मनोविज्ञान का ज्ञान हो जिसके अंदर, साइकोलॉजी भी जानता हो, ध्यान रखिएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन, प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ये जो उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है समस्या समाधान के लिए। शिक्षण हेतु गौर से सुनिएगा, कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक एवं सुधार हेतु किया जाता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि ओसबर्न द्वारा विकसित किया गया था। ये बंदा का नाम याद रखिएगा, ओसबर्न। कहता है यह सृजनात्मक सोच को उद्दीपन करने के लिए सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध तकनीक है। यह जटिल और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए सबसे उपयोगी व्यायाम है। ये थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन में आता है। उप 1 सेकंड। उपलब्ध परीक्षण डैश है। उपलब्धि परीक्षण डैश है। मानसिक परीक्षण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, शिक्षक निर्मित परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है। ध्यान रख लिए उपलब्धि परीक्षण क्या है? बताइए ज़रा? तो कहिएगा आप कि उपलब्धि परीक्षण एक है शैक्षिक मतलब शिक्षक निर्मित परीक्षण है। जिसमें टीचर उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त करता है कि बच्चा कितना उपलब्धि प्राप्त किया। शिक्षक निर्मित परीक्षण वे है जिसके निर्माण शिक्षक द्वारा अधिकांशतः अपने कक्षा के भीतर में किया जाता है। शिक्षक निर्मित शिक्षण का निर्माण शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को आकलन करने के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि विशिष्ट विषय वस्तु अवधारणा में कोई अधिगम कठिनाई है या उसके पहचान कर उसका फिर निदान किया जाता है। सॉरी गलत क्लिक हो गया। अगला क्वेश्चन 30 तक अभी शिक्षण कला ही चलेंगे। इकाई परीक्षक है आंसर हो जाएगा पहला ही निर्माणात्मक मूल्यांकन। करा इकाई परीक्षक एक निर्माणात्मक मूल्यांकन है या रचनात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। निर्माणात्मक आंकलन में कोई लोगों को सीखने के लिए गौर से सुनिए ये लाइन सीखने के लिए आंकलन भी कहा जाता है। ये जो निर्माणात्मक आंकलन है इसे सीखने के लिए आंकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आंकलन का प्रमुख प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभाव
प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। ऐसी प्रक्रिया आमतौर पर शिक्षकों द्वारा अपनाई जाती है। कहने का मतलब क्या है, ये प्रक्रिया जो होता है जिसमें बच्चों को सीखने के लिए बहुत प्रेरित किया जाता है तेज़ी के साथ। अगला कहता है निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी क्या है? तो गुणात्मक तकनीक। निर्धारण मापनी क्या है? गुणात्मक तकनीक। निर्धारण मापनी एक गुणात्मक तकनीक है जो किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता और बारंबारता के संबंध है। निर्धारण मापनी में निर्धारक किसी व्यक्ति के विभिन्न गुणों, मात्रा, तीव्रता और बारंबारता का निर्धारण करके उसे स्वविवेक के आधार पर करता है। तो एक इसका आंसर क्या याद रखिएगा आप? गुणात्मक आंसर याद रखिएगा। निर्धारण मापनी क्या है? गुणात्मक तकनीक है। अच्छा क्वेश्चन आया है, बताइए इसका ज़रा। पाठ्य सामग्री क्षेत्र में संबंधित नहीं है। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा रुचि विकास से। शारीरिक विकास से है, नैतिक विकास से है, मानसिक विकास से, लेकिन रुचि विकास से नहीं है। कह रहा है पाठ्य सहगामी क्रिया शिक्षक को रोचक, सुहाग, सुग्राह बनाने का पाठ्य सामग्री क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में सहगामी क्रियाओं के बिना अध्ययन में सरसता उत्पन्न नहीं हो पाती। मतलब बच्चों को मज़ा नहीं आता पढ़ने में, टीचर को भी उतना एन्जॉय नहीं लगता पढ़ाने में। यही बात कह रहा है यहाँ पे। इस प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी विकास होते हैं, लेकिन रुचि विकास नहीं। आगे कहता है पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज की संस्कृति। पाठ्यचर्या एक शैक्षणिक संस्थान संस्थान के मार्गदर्शन के शिक्षण शिक्षार्थी को दिए जाने वाले शैक्षिक अनुभवों और गतिविधियों को एक औपचारिक योजना है। यह विद्यालय में अधिक संरचित और उच्च शिक्षा में अधिक लचीला होता है। पाठ्यचर्या सामाजिक संस्कृति को दर्शाता है तथा यह शिक्षार्थियों को उनके व्यवहार को बदलने के लिए समाज के कार्यात्मक सदस्य के लिए व्यवहार करवाता है। कहने का मतलब कि अगर आप समाज में रहते हैं तो समाज के जैसा आप बने, इसके लिए मेहनत करता है। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन-सा तत्व शामिल नहीं है? अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन-सा तत्व शामिल नहीं है आपको बता रहा है। अनुभव, सामान्यीकरण, मूर्त और विश्लेषण। ये जवाब आप दे सकते हैं, मुझे पता है। जी हाँ, आंसर क्या डालिएगा? आंसर पहले मैं बता दूँ, आंसर आप डालिएगा मूर्त, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम सुविधा की खोज करते हैं, जो बड़ी संख्या में वस्तुओं के सामान्य और उन्हें एक ऐसे प्रतीक से साथ जोड़ते हैं, जो उसके बाद अन्य समान वस्तुओं पर लागू हो सकता है, अवधारणा निर्माण कहलाती है। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में निम्न तत्व शामिल होते हैं: अवलोकन, अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण, वर्गीकरण, अमूर्तता। ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक कह रहा है कि सीखने का पठार है, सीखने का पठार है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम में उन्नति नहीं। सीखने की उस प्रकार की सीखने की उस प्रकार की अवस्था में जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ती। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार या सीखने का पठार कहा जाता है। आइए इसका फोटो भी देख लीजिए। ये जो यहाँ पे है रुकी गति, यही। ये ऐसा समय होता है जब बच्चे सीखना बंद कर दें, सीख नहीं पा रहे होते। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? अभिग्रहण आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ करके सीखना ये तो होता है, प्रवाह भी होता है, क्रियात्मक अवस्था भी होती है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं ज़रा इसको। कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्न चरण हैं, जैसे लक्ष्य या उद्देश्य। इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण होता है। अग्रिम सेट जिसको ध्यान आकर्षित करना, यह चरण पिछले पाठ के बारे में एक नई बात शुरू करते हुए वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के संबंध में होता है। यानी कि आप जब भी बच्चा को पढ़ाइए तो पुराने चीज़ से जोड़िए, उसको कनेक्ट कीजिए। अगला आता है इनपुट, फिर प्रतिमान मॉडलिंग हो गया, निर्देशित अभ्यास हो गया, समझ के लिए परीक्षण हो गया, स्वतंत्र अभ्यास हो गया, समापन हो गया, ये सारी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। आंसर क्या हो जाएगा? श्रव्य। सिर्फ सुन सकते हो, वहाँ देख नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रव्य अच्छी पाठ्य पुस्तक है, श्रव्य सामग्री। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य ऐसे सामग्री से है जो पाठ को ध्वनि और चित्र दोनों के रूप में प्रभावित करके प्रस्तुत कर बच्चों के आँख और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सीखने की समर्थता बनाती है। तब विषय में सरलता के समझने में मदद करती है। श्रव्य दृश्य सामग्री बच्चों के आँख और कान दोनों ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय सीखने में समर्थन करती है। अच्छा, यह पाठ्य पुस्तक पूछ रहा था। पाठ्य पुस्तक में देख देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या हो जाए? श्रव्य सामग्री, ध्यान रखिएगा। रोहिल खंड में
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन चेंज होगा। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अहमदुद्दौला। अहमदुल्ला। कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिलखंड क्षेत्र की सेनापति मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला को 1857 के विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है, इसीलिए ये याद रखिएगा, लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था इनको। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला की स्थिति है? तो आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी। ध्यान रखिए, नीलगिरी नीचे में है। कहता है डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, यह तमिलनाडु। देखो मैंने बोला था ना, तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत पर सबसे ऊंची है तथा हिमालय के दक्षिणी में स्थित सभी पर्वतों की ऊंची चोटी है। मतलब देखो हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में जितना चोटी है ना उन सभी से बड़ा है, क्योंकि ये तमिलनाडु में नीचे में जाके नीलगिरी पहाड़ी भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। यदि आप भारत को देखिएगा ना तो देखिए ये नीचे वाला पोर्शन है, तो इस जगह की बात कर रहा है यहाँ पे। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? निर्यात आय में कृषि कितना योगदान देता है? 10%। ठीक है, आइए देखिए फिर से आ गया 1857। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध में लड़ा था? ये याद रहना है। ये गलत है, सी नहीं होगा। सी आंसर नहीं होगा दोस्त, सी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा डगलस। ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह ने अपने अंतिम युद्ध डगलस नामक अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध में लड़ा था। कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह, माता का नाम पंचरतन कुंवर था, पंचरतन कुंवर। और ध्यान रखिए कुंवर सिंह से कुंवर निकल गया यानी बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा व्यक्ति डगलस, मतलब चल रहा था डगमगा के, डगलस। तो ऐसे याद रखिए डगलस के विरुद्ध में इन्होंने सबसे लास्ट लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है कि खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? अब ये सब चीज नजदीकी था, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय के बारे में कह रहा है। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार किसके खिलाफ चला था? बताइए 35 का। तो आंसर क्या दीजिएगा जरा? बांग्लादेश के साथ चला था। इसका डिटेल पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे रोक कर। खबरों में बंज बंजन एक्सप्रेस एवं मंत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चली थी। गौरतलब है कि बंजन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश के खुलना के बीच चलती है, और यह मैत्री एक्सप्रेस भारतीय शहर कोलकाता को बांग्लादेश के राजधानी ढाका के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस को 14 अप्रैल 2008 से प्रारंभ किया गया था। बंधन एक्सप्रेस 2017 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे डैश के उदाहरण हैं। तो ये आंसर हो जाएगा गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। ये मतलब जमीन में नहीं बायोडिग्रेड होता है। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला हो जाएगा, कह रहा है इसका उपयोग खाद्य बनाने के लिए किया जाता है। ये ऐसा कुछ नहीं है। यह अधिक समय तक रहता है, भी सही है। जलने में जहरीले धुएँ देता है। उपयुक्त मतलब उपयुक्त सही तो नहीं होगा, ये दोनों सही है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। वनों की कटाई सबसे बड़ा चालक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है, क्या है? तो आंसर हो जाएगा कृषि। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कृषि है। वनों की कटाई का 70 से 80% हिस्सा कृषि के कारण होता है। वर्ष 2021 में वनों की कटाई में ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा योगदान करता था, मतलब सबसे ज़्यादा वन काट दिया ब्राज़ील। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली डैश के एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? औसतन तापमान। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। आगे कहता है कि काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों में संबंधित है? विलुप्त प्राय, दुर्लभ प्राय, स्थानिक प्रजातियाँ, विलुप्त प्राय प्रजातियाँ। इसमें से किस जगह पे रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये विलुप्त प्राय में जाता है। देखिए यहाँ दिया भी है, काला हिरन विलुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में संबंधित है। काला हिरन भारत और नेपाल मूल में स्थानिक मिर्ग की एक प्रजाति है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। यह पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है। ध्यान रखिएगा, कहाँ का? पंजाब का, हरियाणा का और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु भी है काला हिरन। यहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा इसे सॉल्व करते हैं। 5 लोगों की औसत आयु 42 है। अगर इसको गुना कर दिया तो टोटल कुल आयु निकल गया 5 लोगों का 210। दूसरे समूह में 8 लोगों की औसत आयु 81 है। इसको गुना कर दीजिएगा, जब इसको गुना कर दीजिएगा आप, तो ये जो निकल गया 648, ये निकल जाएगा कितने लोगों का? 8 लोगों का
कुल आयु निकल गया। अब दोनों समूह को मिलाया गया तब औसत कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ना होगा, इसको जोड़ के कुल कितना व्यक्ति हो गया, 8 5 13 से भाग देना होगा। यहाँ पे देखिए जोड़ के 13 से भाग दिया तो औसत निकल जाएगा नया 66 आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राही ने किसी बैंक में 600 की धनराशि को जमा कराया जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितने प्रतिशत प्राप्त होगा। सोच के देख कितना आसान क्वेश्चन है। समय दे दिया, दर दे दिया, ये दे दिया, सॉल्व करके आप निकाल लीजिए। यहाँ पे 240 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका गुणनफल करना रहता था, कुछ नहीं करना है आपको। 9 और 7 का गुना करिए, 9 7 63 63। आई में 3 अंक बाद दशमलव, में 2 अंक बाद दशमलव था, 5 अंक बाद दशमलव दे दिया, आंसर हो जाएगा। 63 के आगे 5 अंक देखिए, पहला ही ऑप्शन में है ना। 3 जीरो और 2 63, 5 अंक बाद, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं बट पता रहे तब। आगे कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 8 है जबकि लघुत्तम समवर्तक 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर कह सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, 8 गुना 144 बटा के नीचे 16, 16 चौवाल से 9 आएगा, 9 8 72, 72 आंसर, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके निकाल लीजिएगा फॉर्मूला से। यहाँ पे वही निकाला गया है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है दो घर आमने सामने है, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं। चिमनियों को मिलाने वाली रेखा को 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर और दूसरे घर की ऊंचाई 10 मीटर है तो घर एक दूसरे से कितनी दूर पर स्थित है। बहुत आसान ऐसा क्वेश्चन होता है, फोटो बनाइए और सॉल्व हो जाएगा फटाक से। देखिए पहला कहा है, एक यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ 10 मीटर है, यहाँ 25 मीटर है, और ये 45 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है जमीन के साथ 45 डिग्री बन रहा है। जमीन यहाँ है लेकिन यहाँ पे तत्कालिक जमीन मान लिए है, मतलब मन से 45 डिग्री बन गया है। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला होता है टेन थीटा लगाएंगे। टेन 45 वाला लंब बटा आधार होता है, तो AC बटा BC हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, AC ये हो गया, अब BC ये हो गया। अब जो दे वैल्यू को डालिए, तो AC निकालने के लिए घटाना पड़ेगा। ये जो था वैल्यू 25 में से 10 घटाएंगे 15 आ जाएगा। देखिए डाल दिया, tan 45 का मान 1 होता है, 1 डाल दिया गया, x का मान 15 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। मूली एक तरह का जड़ है, तो गुलाब एक तरह का क्या है, फूल है। डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। टोपी, पगड़ी, हेलमेट, आवरण। तो आवरण हो जाएगा, ये सब सर में पहनने वाला है लेकिन ये पूरे शरीर को ढकने वाला होता है आवरण। अब एक सीरीज दिया गया, इस सीरीज को पहचानना है, क्या घटना हो रहा है जरा पहचान के दिखाइए। तो बहुत आसान है, इसमें देखिए 8 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 आ जाएगा। आगे एक चल रहा है, 12, एक 13, एक 14, एक 15, तो अगला 16 होगा। तो जहाँ पे 15 और 12 होगा आंसर बी नंबर। ऐसे करके आराम से देख सकते हैं गौर से। यहाँ पे कह रहा है पंक्चुअल को इतना लिखा जाता है तो लूना को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तब देखिए एल का क्या लिखा गया, एल का दिया, यहाँ से देखिए एल का दिया गया है 5, 5 से स्टार्ट वाला आंसर होगा, ये दोनों कट गया, इन दोनों में से कोई होगा। ए है, ए का क्या दिया गया, ए का दिया गया 6, तो लास्ट में जिसका 6 होगा वो आंसर। 1 मिनट, लास्ट में ए है, ए का दिया गया है 6, लास्ट में 6 तो किसी का ये नहीं है। एक सेकंड रुकिए तो, अच्छा एल का 5 था, माफी चाहेंगे। यहाँ पे सी में है, सी में, सी में, सी में, सी में ऐसे ऐसे करके मिला लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं बढ़िया सा है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, क्या कहा भाई, उसको पढ़ते हैं। अपने अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। अब देखिए अपने, एक मिनट, किसको देखा है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, राजेश ने क्या कहा से देखते हैं। राजेश ने कहा मेरी पत्नी जो है, राजेश की पत्नी अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है दोस्त। अपने दादा की इकलौती बेटी, अच्छा मैं इधर बनाता हूं।
इसको हटा देता हूँ, देखता हूँ बना के, क्योंकि कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। अपने दादा की इकलौती बेटी। अच्छा, यहाँ पे कोई है? इसका पिता, इसका ये पिता। एक सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, और यहाँ पे कोई है। इसका ये दादा हो गया। दादा का इकलौती बेटी ये है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा, ठीक है, कि अपने दादा के इकलौती बेटी, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। ये जो है राजेश है, ये राजेश मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन में कुछ हमको लग रहा है मिसप्रिंट है। बात समझ में आया? क्योंकि कुछ छूटा हुआ जरूर है, बन नहीं पा रहा है। राजेश है। अपने दादा क्या होता है? वह या किस, कुछ तो यहाँ पे देना चाहिए था। किसके दादा? अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। अच्छा, इस महिला का ये पिता, पिता के पिता ये दादा हो गए। ये तो मैंने सही बनाया था। इसका इकलौता बेटी, तो इसका ये बहन हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये महिला के बारे में पूछ रहा है, तो ये कोई व्यक्ति होगा। इसका ये नीचे जो है, इसका ये बेटी है, तो इसकी पत्नी, इस महिला से क्या संबंध है? तो इस महिला का ये हो जाएगा पिता, पिता की बहन फूफा हो जाएगा। फूफा, फूफा को अंकल कहा जाता है, अंकल। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज उतना नहीं दिया था, ऐसे करके पकड़ सकते हैं। मैं फिर एक बार बता दूं जल्दी जल्दी। देखिए क्या था, कहा था राजेश ने कहा क्या कि एक महिला को देखा और कहा कि ये अपने दादा का ना इकलौती बेटी जो है ना, वो मेरी पत्नी है। यहाँ पे लेकिन यहाँ कंडीशन सेट नहीं हो रहा था। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक व्यक्ति को माना गया। यहाँ कुछ छूटा हुआ इस क्वेश्चन में मुझे लगता है। तो ये इसकी पत्नी हो गई, राजेश की। अब यहाँ से देखना है, तो इसका ये पिता, पिता की बहन हो गई है, बहन का पति। बहन का पति क्या होगा? पिता के बहन का पति। तो जो बुआ होती है ना, उन्हीं के पति, तो क्या फूफा लगेंगे। फूफा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है दोस्त। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी कई सारे सीरीज चल रहे हैं, उसमें से एक ये भी चल रहा है, बीपीएससी के लिए स्पेशल चला रहा है, जिसमें 3.0 और 4.0 के लिए। तो आप इसे जाके पढ़ सकते हैं। इसमें भी ढेर सारा वीडियो आ चुके हैं, भले ही डे 2 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारा का मैं लिंक दे दूंगा। साथ में आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि लास्ट तक देखे। ये विश्वास करें कि शिक्षक में डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। आप हर वो स्टूडेंट से आगे रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ दोस्तों में जरूर सब्सक्राइब करिए, ग्रुप्स में शेयर करिए, स्टेटस वगैरह में लगाया कीजिए कि कुछ लोग जाने और कुछ सब्सक्राइबर हम लोग के ऊपर बढ़े, क्योंकि जब तक कुछ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे मजा नहीं आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।